गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेजिलेंस में आगे कुछ डेरिवेशंस की। देखते हैं। तो पहली चीज़ आती है कि अगर हमसे कहीं पूछता है कि किसी मटेरियल में कोई मटेरियल लोडिंग में है, उसमें इलोंगेशन हो रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी कभी कभी हमसे न्यूमेरिकल में पूछता है। तो देखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ही रेजिलेंस होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। मतलब या तो टेंशन है सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कोई आपकी ये रॉड है, इसको स्ट्रेटली ऐसे टेंशन ऐसे खींचा जा रहा है या इसको दबा के कंप्रेस किया जा रहा है, सिंपल। कोई एक्सियल लोडिंग और ये सब हम ट्रांसवर्स ये सब नहीं, दिमाग सिंपल केस से धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कैसे अलग केसेस के लिए होता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन में क्या होगा। कल हमने ग्राफ से रेजिलेंस को स्टडी किया था, उसी से आगे भी हम थोड़ा ग्राफ से ही डेरिवेशन करेंगे। ग्राफ से डेरिवेशन समझने और याद रखने में आसानी होती है। तो देखिए, सिंपल टेंशन का मतलब क्या है कि आप लोड लगाएंगे, धीरे धीरे उसमें इलोंगेशन होगा। और नॉर्मल केसेस में जब हम मानते हैं सिंपल टेंशन और कंप्रेशन में, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं और हम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेजिलेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सारी बातें जो करेंगे वो विद इन द इलास्टिक लिमिट बात करेंगे। विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व की बात करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो सिंपल टेंशन में फोर्स जैसे जैसे लोडिंग बढ़ती जाएगी, इलोंगेशन भी बढ़ता जाएगा। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ स्ट्रेस होता है, यहाँ स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को रिलेटेड होता है डेल्टा एल बाई एल, मतलब इलोंगेशन, कितना डेल्टा एल, कितना लेंथ चेंज हुआ। और स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, जो लोड हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको स्लाइटली चेंज करके अपने सहूलियत के लिए हम इसको फोर्स या लोड कह देते हैं। यहीं पे बनाइए, वरना फोर्स या लोड इसमें, और इधर हम कह देते हैं इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन इधर ले लिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सिमिलर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि स्ट्रेस लोड पे डिपेंड करता है और स्ट्रेन इलोंगेशन डिफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो अब अगर आप सिंपल टेंशन और कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाइए या फोर्स इलोंगेशन का कर्व बनाइए, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि सिंपल टेंशन है, ठीक है। अभी देखेंगे क्यों ये ऐसा आ रहा है, अभी धीरे धीरे देखते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो है, इधर देखें तो ये इसका क्या है, यही तो डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल डी एल जो भी कहिए, डेल्टा एल यही होगा, है ना, जो इलोंगेशन है। और जो आपकी लोडिंग होगी फोर्स की, वो क्या होगी, अगर हम इधर से ये ऐसे करें तो मान लिया W है, ठीक है, W लोड लग रहा है, ठीक है। तो अगर W लोड लग रहा है तो वो इतना लोड होगा, यही फोर्स का, और ये इतना फोर्स लगाने पे इतना हमारा इलोंगेशन हुआ। तो सिंपल टेंशन का केस है। तो अब देखते हैं, इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, स्ट्रेन एनर्जी इस केस में कितनी होगी। तो ये सिंपल, इसका अगर आपको फिगर भी चाहिए तो वो भी देख लीजिए कि क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो भी बना लीजिए कि एक F फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक F फोर्स इधर लगा रहे हैं। सिंपल टेंशन में है, सिंपल टेंशन। या अगर दूसरा भी हो सकता है कि अगर किसी केस में फोर्स कंप्रेशन लग रहा हो, ठीक है, F दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है, टेंशन का या कंप्रेशन का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्ट्रेन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है कि अगर हम F फोर्स से इस बार को खींच रहे हैं तो ये इलोंगेट होगा, तो कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, वही हमको निकालना है, जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ेगी स्ट्रेन एनर्जी। अब आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी ही रेजिलेंस होती है, ठीक है। तो आप इसको रेजिलेंस कहिए, स्ट्रेन एनर्जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है।
तो अब देखिए क्या होगा कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है बेसिकली, इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर होगी, कल ही हमने बताया था कि जितना फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा स्ट्रेन एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन। मतलब जितनी एनर्जी, कल ही हमने बताया था कि जितनी एनर्जी स्टोर होगा हमारे मटेरियल में, विच इज़ कैपेबल, हमने बोला था ना, विच इज़ कैपेबल टू डू वर्क, मतलब वो वर्क में कन्वर्ट होने लायक हो। रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी इसी को कहते हैं, रेजिलेंस स्पेशली, नॉट स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलेंस इसी को कहते हैं जिसमें, रेजिलेंस उसको कहते हैं जिसमें हमारा जो हम एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो किस टाइप की एनर्जी है, जो स्ट्रेन एनर्जी हमें वर्क करने में मिले, मतलब जो अवेलेबल है हमें वापस मिलने के लिए, द अवेलेबल एनर्जी विच इज रीबैक, मतलब हमने उस पर वर्क किया, उसको एक्सटेंड किया फोर्स लगा के, तो उतनी एनर्जी जो मिलने लायक है उसी को रेजिलेंस कहते हैं, सिंपल सी बात। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो, अब जो हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से इलोंगेशन हुआ, इसको लगाएंगे तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, और हमने देखा था उस दिन कि फोर्स लगाने से वर्क डन होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी आपका वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। स्ट्रेन एक एनर्जी हम कह रहे हैं कि ये स्टोर होगी उस मटेरियल के अंदर, स्टोर होगी उस मटेरियल के अंदर। तो अब उस मटेरियल के अंदर स्टोर होगी जब हम उसको इलोंगेट करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर होगी तो क्या होगा, उसको सिंबल देते हैं, तो ये भी एक तरह की इंटरनल एनर्जी ही है, एक तरह की इंटरनल एनर्जी ही है जो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हुई है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो स्ट्रेन एनर्जी भी जब स्टोर होती है किसी मटेरियल के अंदर तो इंटरनल एनर्जी के, तो हम इसको सिंबल देते हैं यू, स्ट्रेन एनर्जी को हम यू सिंबल देंगे। अब यू सिंबल आपके ऊपर है, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल दिया रहेगा, आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जस्ट डिनोशन। तो स्ट्रेन एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया। अब देखिए तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अब वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स आप कैसे निकालेंगे, एफ फोर्स जो डब्ल्यू लोड लग रहा है, सॉरी ये एफ नहीं है डब्ल्यू है, क्योंकि हमने फिगर में देखिए डब्ल्यू माना हुआ है, तो इसको डब्ल्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डब्ल्यू लिखा है ना, मैक्सिमम लोड। ये लोड अप टू इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेट लाइन जहाँ तक है वहीं तक बात कर रहे हैं, क्योंकि रेजिलेंस वहीं तक होगा। तो डब्ल्यू लोड पे ये हो रहा है, तो वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ है हमारे पास। तो आपको देखिए एक चीज़ होती है हमारे पास कि या तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जो लोड लग रहा है इनटू डेल्टा एल, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, W इंटू डेल्टा एल। अब बात ये है कि W इंटू डेल्टा एल कर देंगे तो ये तो है, W इंटू डेल्टा एल कोई फॉर्मूला है, वर्क डन निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखिए कि अगर ग्राफ से आप देखें तो फोर्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे आप आए तो फोर्स 0 है, थोड़ा सा ऊपर जाएं तो फोर्स मान लिया 1 न्यूटन है, यहाँ 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, 6, 7, 8, बढ़ते बढ़ते कुछ जा रहा है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अगर पूरा थ्रू आउट द टाइम अगर फोर्स एक ही होता तो कर्व कैसा होता, पहले ही स्टार्टिंग में 0 टाइम पे 0, और जैसे ही आपने बढ़ाया तो फोर्स सीधे कितना आ गया, जो लास्ट वाला आपका 10 न्यूटन मान लिया, तो 10 न्यूटन सीधे यहां से लेके यहाँ था फोर्स कांस्टेंट। तब हम कहते हैं कि दिस, ये आपका टोटल हाइट W इंटू डेल्टा एल। तो इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया अगर W इंटू डेल्टा एल करेंगे तो क्या आएगा, W डायरेक्टली इंटू डेल्टा एल कर देंगे तो क्या आएगा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर हम इसमें लिख देंगे तो ये स्ट्रेन एनर्जी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ W जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअल, ये ग्राफ हमें बता रहा है, ये फोर्स इनटू एलोंगेशन का ग्राफ हमें बता रहा है कि हमारा जो लोड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखिए धीरे धीरे 0 से W तक गया है, एक ही बार तुरंत वहाँ से W नहीं हुआ है।
तो तुरंत अगर W नहीं हुआ है तो हम ये नहीं ले सकते। हमें बेसिकली क्या होता है, मोटा मोटी ध्यान रखिए, आपको पहले भी बताया गया होगा कि अगर कोई भी आपको कर्व दिया हुआ है, देखिए ज़्यादातर कंपटीशन में या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि वो कर्व दे देता है कि ये कर्व है फोर्स और इलॉन्गेशन का, आप स्ट्रेन एनर्जी बताइए। अगर आपको वैल्यू दे दी कि भाई इतना वर्क डन हो रहा है या इतना लोड लग रहा है, सीधे इतना लोड उस पर लगा, तो आप सीधे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट चूंकि हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी लोड ऐसे नहीं लगता, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही लोड लगाया जाता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ही इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, इसलिए इसको ऐसे इंक्रीमेंटल बनाया जाता है। ठीक है ना, जब आप यूटीएम पे भी करते हैं तो धीरे धीरे खींचते चले जाते हैं, इंक्रीमेंट धीरे धीरे हो रहा है, स्ट्रेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको ग्रेजुअली बनाया गया है। एक ही साथ नहीं कि सीधे जब भी आपने लगाया तो तुरंत, अभी बताएंगे उसका क्या मतलब है। तो ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो ये पूरा रेक्टेंगल का नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, मोटा मोटी जो मैं बता रहा था कि कभी भी आपको कर्व का वर्क डन अगर निकालना है, वर्क डन इन केस ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स के केस में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट या डीएल कहते हैं, हाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, मतलब जितना इलॉन्गेशन हो रहा है, फोर्स और इलॉन्गेशन के बीच में जो कर्व बना हुआ है उसके अंडर, उसके नीचे जो एरिया आएगी, उस कर्व के नीचे जो एरिया आएगी वही वर्क डन हो जाएगा। तो देखिए इस कर्व के अंडर में एरिया कौन सी आ रही है, ये पूरी एरिया, ये जो ट्रायंगल है, मान लिया OAB, तो ये OAB जो ट्रायंगल है ये वर्क डन देगा इस केस में हमारा यहाँ W के लिए। तो U जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी पहले U मत निकालिए, पहले वर्क डन देख लेते हैं। तो वर्क डन यहाँ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल, सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको सीधे स्ट्रेन एनर्जी लिखा, U इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा एल, W की वैल्यू जो अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, डेल्टा एल वैसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस करेंगे और आ जाएगा तुरंत। देखिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेन एनर्जी निकालना है हम, तो W हमने कहा वर्क डन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये अब ट्रायंगल का एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, सिंपल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट, सिंपल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, तो हाफ बेस कितना है डेल्टा एल इंटू हाइट कितना है W। तो ये हो गया आपका वर्क डन, ध्यान रखिएगा, ये वर्क डन आया, ये वर्क डन आया, ठीक है, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, सीधे आ गया। तो और U किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। तो अब आपको वो फोर्स इंटू W इंटू वो नहीं करना है, ये सीधे वर्क डन के बराबर का। वर्क डन आपका कितना आ रहा है, हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू W लोड है, W क्या है, लोड, ध्यान रखिएगा, W लोड है, और ये क्या है, इलॉन्गेशन। बात समझ में आ रही है। तो W लोड है, ये इलॉन्गेशन है, तो डेल्टा एल, हाफ डेल्टा एल इंटू W, वर्क डन आपका आ गया। बात समझ में आई, ये U हो गया। बट क्या, चूंकि क्या प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ये आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया रहा है कि इलॉन्गेशन इतना हो रहा है, इतना लोड लगाने पे, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मान लिया कि 100 न्यूटन लोड लगाने पे आपका जो डेल्टा एल है वो 1 mm का या 10 mm का, हाँ 10 mm का आपका इलॉन्गेशन हो रहा है। तो आप सीधे यहाँ पे डेल्टा एल रख दीजिए, क्योंकि 10 mm का इलॉन्गेशन बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, 10 mm का इलॉन्गेशन, और वेट आपका, लोड आपका 100 न्यूटन दिया, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, एक तो ये स्ट्रेन एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये पहला, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आपको कभी भी इलॉन्गेशन डायरेक्टली आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आपको सीधा फॉर्मूला 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा।
तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो इलोंगेशन नहीं देगा। तो हम इसके और भी फॉर्मूले निकालते हैं, देखते हैं कैसे, और भी इसको फॉर्मूले को रिराइट करते हैं और बात करेंगे कि क्यों उसको कर रहे हैं, क्यों ऐसा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, मिटा ही दो इसको। तो पहला फॉर्मूला तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सबसे बेसिक है। डायरेक्टली अगर लोड और डेल्टा एल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कुछ और दिया है तो कैसे करेंगे, मतलब क्या चेंजेस लाएंगे फॉर्मूले में। 1/2 हाफ डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू था, ठीक है। तो इसको करते हैं हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल को और क्या लिख सकते हैं और तरीके से, अगर हम स्ट्रेन के फॉर्मूले में जाएं या यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस देखें, ये अभी कर्व की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग है, कई लोग इसको वाई से भी डिनोट करते हैं, तो आपकी इच्छा, आप जिससे डिनोट कीजिए, जिस बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो डिनोशन है ये। तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस क्या कहता है, सिंपल स्ट्रेस अपॉन सिंपल स्ट्रेन, ठीक है। तो अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या मान लिया सिग्मा, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाई एल। अब अगर इसको चेंज किया तो यहाँ से अगर डेल्टा एल निकालना चाहें तो डेल्टा एल यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ रख देंगे कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं तो इसके सामने कि क्यों ये हम लिख रहे हैं। तो डेल्टा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिग्मा एल अपॉन ई। ई यहाँ पे क्या है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, या इसका एक और भी नाम है आपको पता होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो सिग्मा एल बाई ई भी हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यू को भी अगर हम स्ट्रेस के स्ट्रेन के उसमें ले जाएं तो क्या होता है, हाफ डब्ल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए इंटू, ये तो वही कॉपी हो गया। अब ये कैसे लिख दिया हमने, देखिए सिग्मा इंटू ए। स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा जो स्ट्रेस है वो कितना होता है, हैं, पी बाई ए। अब पी क्या होता है, लोड, ए क्या होता है, एरिया। बात समझ में आ रही। तो पी बाई ए, बट पी हमने यहाँ पे डब्ल्यू माना है, ठीक है ना, पी हमने यहाँ पे डब्ल्यू माना है, तो डब्ल्यू बाई ए सिग्मा होगा। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से, ये दोनों अगर मिला दें, ए और एल को मिला दिया, तो एरिया इंटू लेंथ। भाई एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो अगर एरिया से एक बार और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया को अगर एक बार और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ, याद रखिएगा, एरिया इंटू लेंथ मीटर क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। तो ए इंटू एल की जगह वॉल्यूम ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला शॉर्ट, सिग्मा 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 स्क्वायर हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, ये ई आ गया, अब मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम या सिंपल वी लिख सकते हैं। तो u का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कारण होते हैं, ये v अलग से लिखने का भी एक कारण है, क्योंकि क्यों हमने v अलग से लिखा उसका भी एक कारण है। बात समझ में आ रही है, देखेंगे क्यों हमने v अलग से लिखा है। अब बात ये होती है कि ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये सब इतना सब ये चेंजेस ये क्यों कर रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बस कुछ और इधर उधर लिख के एक नया फॉर्मूला बना दिया। भाई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी हमें ये क्वेश्चन देने वाली बात नहीं है कि वो सिर्फ क्वेश्चन को टफ करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन टफ आएगा, इसके लिए ये बात नहीं हो रही है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है इसलिए
क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकली जो हो रहा होता है इंडस्ट्रीज़ में हर जगह, उसी के हिसाब से। तो होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई मटेरियल आएगा डिज़ाइन करने के लिए, कोई मशीन आएगी डिज़ाइन करने, उसमें जो आप मटेरियल यूज़ करेंगे, उस मटेरियल को जब आप परचेज़ करते हैं कि भाई पिस्टन बनाना है, एल्युमिनियम हमने परचेज़ किया, एल्युमिनियम की रॉड परचेज़ की, तो कास्टेड एल्युमिनियम जब आपको मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएगी ना। या आप जब खरीदने जाएंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, भाई हमें गाड़ी के इंजन के लिए पिस्टन बनाना है, उसके लिए एल्युमिनियम चाहिए, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप टेक्निकल टर्म्स में बताएंगे ना। ऐसा नहीं कि आप जाके बोलेंगे भाई एल्युमिनियम दे दो, प्योर एल्युमिनियम देना और बढ़िया देना, एकदम बेहतरीन, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये सब टेक्निकल भाषा में ये सब चीज़ें नहीं होती कि उसके भरोसे आप काम करें। नहीं, आप अपना स्पेसिफिकेशन बताएंगे, और अपना स्पेसिफिकेशन बताने का मतलब होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, आप कहीं भी वो चीज़ मांगिए आपको उतने स्ट्रेंथ की मिल जाएगी। तो वो स्ट्रेंथ जो डिफाइन किया जाता है, नॉर्मली जो स्ट्रेंथ डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो हमारी मशीन है, देखिए दो चीज़ें आपको कैसे कोरिलेट होना, आपको दो चीज़ें दी रहेंगी। एक तो ये कि आपकी जो मशीन है उस पर लोडिंग कितना होगा, मशीन पे लोडिंग कितनी होगी, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है, तभी तो आप डिज़ाइन कर पाएंगे। लोडिंग ही नहीं पता तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बेसिक चीज़ है। तो लोडिंग आपको पता रहेगा, और लोडिंग पते का मतलब जितना फोर्स उतना स्ट्रेस, तो एक तरह से आपको लोडिंग दिया है तो मतलब स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस दिया हुआ। दूसरा आपको स्ट्रेस दिया, आपको डिज़ाइन करना है, तो जब मार्केट में आप जाएंगे ना कि इस स्ट्रेस को बियर करने के लिए, इस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए, इस लोडिंग को बर्दाश्त करने के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, तो वो आपको जो मटेरियल देगा उसका आपको यंग्स मॉडुलस बताएगा, यंग्स मॉडुलस बताएगा, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस क्यों बताएगा, क्योंकि देखिए खाली ये बता देने से बहुत सारी, स्ट्रेस आपको पहले से पता है, और खाली ये बता देने से यंग्स मॉडुलस आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यंग्स मॉडुलस अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि आपकी लोडिंग पे उसमें इलोंगेशन कितना होगा, स्ट्रेन कितना आएगा, अपने आप, आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको नहीं बताएगा, आप यंग्स मॉडुलस से पता कर सकते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस से आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो कहाँ तक है, सब कुछ आपको इसी से पता चल जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड हर जगह जब भी मटेरियल दिया जाता है तो उसके साथ जो प्रॉपर्टी बताई जाती है वो उसका यंग्स मॉडुलस, जिससे आप परचेज करेंगे तो मैन्युफैक्चरर आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू देगा कि भाई यंग्स मॉडुलस इस मटेरियल का इतना है, और आपको पता होगा कि स्ट्रेस कितना है, तो उस स्ट्रेस के हिसाब से कितना यंग्स मॉडुलस चाहिए ये आपको दिया रहेगा। और ये दोनों चीज़ें आपको पता रहेंगी, और उससे आपको सारी कैलकुलेशन करनी होगी, आपको स्ट्रेन निकालना होगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा, रेजिलेंस निकालना होगा। तो इसलिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो हमने स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के टर्म से बनाया, क्योंकि यही दो बेसिक चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली हर जगह यही दो चीज़ें बेसिक होती हैं, इसलिए इसके टर्म्स में हमें फॉर्मूला बनाना ज़रूरी है। और एग्जाम में भी जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ये दो चीज़ें दी रहेंगी, या लोडिंग दिया रहेगा, स्ट्रेस दिया रहेगा या लोडिंग दिया रहेगा, और यंग्स मॉडुलस दे देगा, ये बेसिक है। और क्यों दिया रहेगा उसका मैंने बात आपको बता दी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, ये दूसरा फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई फार्मूले बनते हैं बट ये दो अभी बेसिकली है, और अगर आएंगे तो आगे देखा जाएगा। तो दो फार्मूले ये हो गए, ये सिंपल टेंशन और कंप्रेशन के केस में ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी पे आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी सिंपल है, कोई भी आपको जो लोडिंग दी रहेगी आप उस पर बता देंगे, आपको यंग्स मॉडुलस पता है आप निकाल लिए। बट अगर आपको यू मैक्स निकालना है, यू मैक्स अगर आपको निकालना होगा तो यू मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा मैक्स स्क्वायर, मतलब वहाँ पे आपका स्ट्रेस भी कौन सा होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस, या जो भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा होगा, जो इलास्टिक लिमिट के पास होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो और जो मैक्स स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस यही तो होता है, बात समझ में आ रही है।
प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को ही बोलते हैं। अब ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जब हम ग्राफ में देखें, अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे तो बड़ा ही एम्बिगियस है। देखिएगा कैसे, बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो ये कुछ ऐसे जाके हल्का सा बेंड, हल्का सा बेंड, और फिर ऐसे करके ये F पॉइंट, यहाँ पे E, यहाँ पे P, ये A B D, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ये जो कल बताया था। अब बात ये होती है कि जब आप कर रहे हैं, देखिए आपने जब एरिया लिया तो आप कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ये तब होगा जब ये सारी लाइनें स्ट्रेट होंगी। ये ट्रायंगल तभी काम करेगा जब ये सारी लाइनें स्ट्रेट होंगी, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट। बट अगर आप बात करें, अगर ये यहाँ पे लिया जाए, क्योंकि हमने कहा ना कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, प्रोपोर्शनली नहीं, इलास्टिक लिमिट तक रेजिलेंस होता है, जहाँ तक उसकी ई पॉइंट तक रेजिलेंस आएगा। तब ई पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो ये तो कर्वेचर हो गया, तब ये ट्रायंगल का जो एरिया वो तो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जहाँ जाएगी और वो तो थोड़ा सा कर्व हो गया, थोड़ा ट्रायंगल कैसा लगेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और लास्ट में वहाँ क्या हो रहा है, कर्व हो जा रहा है, वो ट्रायंगल तो जा नहीं रहा तो कर्व हो जा रहा है, तो इतना एरिया तो कम हो गया ना। तो ये जो फॉर्मूले में हमने ट्रायंगल का एरिया लिया था अभी इंटरनल एनर्जी निकालते समय, वो तो गड़बड़ हो गया ई पे, और हमें क्वेश्चन में ज़्यादातर जगह पे हमको दिया रहेगा जो उसका मैक्सिमम स्ट्रेस जो इलास्टिक मैक्सिमम जो स्ट्रेस है जो इलास्टिक लिमिट के पास होगा वो हमको दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो उस समय हम क्या करेंगे इसमें, तो बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केसेस में ये जो डिफरेंस होता है पी और ई में, ये बड़ा ही नेग्लिजिबल होता है। इवन अगर आप नॉर्मल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूटीएम पे एक्सपेरिमेंट करके बनाने जाएंगे तो आप उसमें बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे कि कितना डिफरेंस है, आप बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे दोनों पॉइंट में कि कितनी दूरी, ये बहुत ही क्लोज होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको भी मान लेते हैं। इवन यील्ड पॉइंट, ये ए पॉइंट भी बहुत डिफरेंस नहीं होता, ये तो आपको यहाँ समझाने के लिए, दिखाने के लिए आपको इतना दूर दूर दिखाया गया, वरना ओरिजिनल में ये बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, अगर आपको यील्ड स्ट्रेस दिया है, ये वाला पॉइंट क्या है, यील्डिंग पॉइंट है, तो यील्ड स्ट्रेस दिया है तो भी आप यील्ड स्ट्रेस यहाँ रख देंगे। अगर आपको प्रोपोर्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा पी, मतलब आपको सिग्मा पी दिया रहे और सिग्मा ई दिया रहे या सिग्मा वाई दिया रहे, यील्ड स्ट्रेस, इलास्टिक मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, कहीं का भी दिया रहे, आप प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस कोई भी दिया रहे, तीनों का आप ये फॉर्मूले में यूज़ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ओरिजिनली जो है हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कर्व वाले का नहीं निकालना है, तो ये नहीं यूज़ करना चाहिए दोनों। बट चूंकि इनमें अंतर इतना कम होता है कि हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लीजिएगा, हेडेक मत लीजिएगा कि अरे ये तो सर ने तो ये बताया था कि एकदम एग्जैक्ट पी पॉइंट स्ट्रेट लाइन वाला, और ये तो कर्वेचर आगे वाला दे रहा है, तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं, आप तीनों में से किसी को मान लें, तीनों में इतना डिफरेंस नहीं होता, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात हमें समझने वाली है। दूसरी चीज़ प्रूफ रेजिलेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि इसी में, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है रेजिलेंस निकाल दिया, स्ट्रेन एनर्जी निकाल दी, भाई प्रूफ रेजिलेंस भी निकाल दिया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होगा? अगर सिंपल स्ट्रेस में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा? तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो भाई प्रूफ रेजिलियंस कितना है? तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना आ जाएगा? यू मैक्स जो है, यू मैक्स अपॉन वी, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। यू मैक्स कितना है? सिग्मा मैक्स स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी,
अपॉन वी कट जाएगा, तो आपका जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कई बार मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ही पूछा जाता है कि आपको फर्जी का यहाँ पे वी नहीं निकालना पड़ेगा, टीडीएस हो जाता है, वी निकालने में टाइम लगता है, सीधे यही फॉर्मूला है। तो वी कट गया, बचा क्या, सिग्मा मैक्स स्क्वायर अपॉन 2e। बात समझ में आ गई? ये मैक्स की जगह इसको इलास्टिक कर लीजिए सबसे अच्छा, सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा ई, मतलब इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस है उतना अपॉन। बात समझ में आई? तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी आपको पता चल गया, और प्रूफ रेजिलियंस भी पता चल गया, और स्ट्रेन एनर्जी भी पता चल गई। अब अगले केस में देखते हैं हम कि नेक्स्ट अगला कि अलग अलग लोडिंग अगर कैसी कैसी है तो क्या क्या आपका स्ट्रेन एनर्जी उसमें होता है। ठीक है, देखते हैं इसको।